हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 51 है। इससे पहले हम 50 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए, यूपीएचईएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए, या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में जहां पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, स्टेट कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वहाँ ये टेस्ट सीरीज़ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तो इससे पहले कि हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करें, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपीएचएससी के लिए और नेट के लिए हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो गया है लखनऊ के अंदर राजा अलीगंज ब्रांच में। आप हमसे जुड़ सकते हैं अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं। तो ऑनलाइन भी क्लासेस हमारी चल रही है, हमारी वेबसाइट और पे आप जाके देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो टेस्ट सीरीज़ है वो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप देखते रहिए। इस टेस्ट सीरीज़ को भी आप पूरा अगर देख लेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ना बता के क्वेश्चन के आसपास की चीज़ें, उसका एक्सप्लेनेशन, तो कुल मिला के 95% क्वेश्चन इन्हीं टेस्ट सीरीज़ की जो बताई गई चीज़ों से ही आना है, ये गारंटी है। तो ज़्यादा बात न करते हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का, जो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं अलग अलग दो टेस्ट सीरीज़ में। द पैशन फॉर इक्वलिटी मेड वेन द होप फॉर लिबर्टी, हु सेड दिस? समानता की होड़ में आज़ादी की आशा को धूल में मिला दिया, यह किसने कहा? तो अब ये दो टर्म है, अगर आप देखेंगे तो लिबर्टी जो है लिबरलिज्म, उदारवाद से है, और समानता जो है ये किससे आ रही है? समाजवाद से, या हम इंग्लिश में कहेंगे सोशलिज्म से। तो जो एक ही साथ लगभग बढ़ते हैं, जैसे ही जो उदारवाद बढ़ना शुरू होता है, कैपिटलिज्म का फॉर्म लेता है, और उसकी जो खामियां थी, उसमें जो शोषण हो रहा था, उसकी वजह से समाजवाद का आइडिया भी आने लगता है। और बाद में जो वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्स लेके आते हैं, उससे तो पूरी दुनिया में क्रांति होने लग शुरू हो जाती हैं और समाजवादी देश जो हैं वो बन जाते हैं और शीत युद्ध का आगाज़ हो जाता है। तो ये तो बेसिक आइडिया। अब ये पूछ रहे हैं कि समानता की खोज में लिबर्टी को कौन छोड़ रहा है, ऐसा कौन कह रहा है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 4: लॉर्ड एक्टन, ऑस्टिन, पोलैंड, लॉर्ड ब्राइस। तो लॉर्ड एक्टन है, ऑस्टिन है, पोलैंड है, लॉर्ड ब्राइस, इसमें से कौन सही हो सकता है? तो एक्चुअली इनको कहने वाले अगर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा समाजवाद की तरफ कौन नहीं जाएगा, तो जो पहले से ही अमीर होगा या इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे आप उसका लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आपको सीधे सीधे ना मालूम हो तो लॉर्ड होगा, सर हो, इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो उसके अगेंस्ट में होते हैं। लॉर्ड एक्टन जो है वो इसके अगेंस्ट में थे, समानता के विरोधी थे। अब कह रहे हैं कि समानता की वजह से जो आज़ादी है वो छीनी जा रही है। इसके अलावा जो है इनका बहुत फेमस जो स्टेटमेंट है, अगर आप देखेंगे तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मतलब जो सत्ता है वो क्या करती है? करप्ट करती है, आपको भ्रष्ट करती है। और एब्सोल्यूट पावर हो जाए तो आप पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएंगे, कि आप कुछ नहीं सोचेंगे जनता के बारे में, आप सिर्फ अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में या अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, जनता के बारे में कम सोचेंगे, अगर जितनी एब्सोल्यूट पावर आपके पास होती जाएगी। ये कहना भी लॉर्ड एक्टन का था। तो सही आंसर हो गया लॉर्ड एक्टन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देयर आर 2 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड। तो अगर वैसे तो हम 4 पिलर मानते हैं डेमोक्रेसी के, कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, मीडिया एंड जुडिशरी, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से पूछा है कि लिबर्टी और क्या चीज़ होगा दूसरा आइडिया डेमोक्रेसी के अंदर। तो लॉ हो सकता है, इक्वलिटी हो सकती है, फ्रेटर्निटी हो सकती है, राइट हो सकता है, कानून, समानता, भाईचारा, अधिकार। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र के 2 खंभों में से एक खंभा तो आज़ादी है, दूसरा क्या है? समानता।
समानता जो है, बराबरी जो है, इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर बराबरी नहीं होगी, अगर आप पहले से ही किसी लोकतंत्र में ये मान लें कि कुछ लोग जो है उनके पास ज़्यादा अधिकार हैं, कुछ लोगों के पास कम अधिकार हैं, तो उस से लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो दूसरा क्या है, सही आंसर होगा बी, इक्वलिटी या समानता। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म जस्टिस हैज़ बीन ड्रॉ फ्रॉम द लैटिन टर्म। तो टर्म वाला भी हमने बताया था पिछली क्लास में भी कि टर्म का जो आइडिया है कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है, पहला कौन से शब्द से उत्पत्ति हुई है, और इसके अलावा कि हमने बताया कि किसी बुक को या किसी भी आइडिया को पढ़ते समय सबसे पहली लाइन यही लिखी होती है, तो कई बार इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। तो जस्टिस कहाँ से आया, जस्ट से, जस्ट से ज्वाइंट जज, जस्टिस या हिंदी में कहेंगे न्याय। तो न्याय तो अलग हो गया, हिंदी में है, लेकिन जस्टिस जो है कहाँ से आ रहा है, तो सही आंसर क्या है, जस से। जस का मतलब भी राइट होता है या लॉ होता है, तो ये सही हो गया बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। जस्टिस इज एसेंशियली न्याय यह तत्वतः है, मतलब मूलतः न्याय क्या है, कानूनी धारणा, नैतिक धारणा, सामाजिक धारणा, जटिल धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित हैं। तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं, लीगल कॉन्सेप्ट, मोरल कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कंबाइनिंग द कॉन्सेप्ट। तो ऑब्वियसली न्याय को परिभाषित करना इतना आसान नहीं है। न्याय अलग अलग समय में अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए आता है, तो इसलिए इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंटेंट, जटिल धारणा जिसमें सभी धारणाएं सम्मिलित हैं, यही सही आंसर है इसका। 44 का डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 45 देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्वेस्ट। राजनीतिक तत्व विज्ञान का इतिहास, यह इसकी खोज का इतिहास है। ये किस चीज़ की खोज का है, ये पूछ रहे हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी है किस चीज़ की खोज का है। तो अगर जो राजनीति दर्शन है, राजनीति तत्व ज्ञान है, वो क्या चीज़ खोज रही थी कि राजनीति शास्त्र का जन्म होता है, किन चीज़ों के आंसर। जब हम कोई भी सब्जेक्ट बनता है या किसी भी चीज़, जैसे हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब्जेक्ट कैसे बनता है, तो वुड्रो विल्सन का एक आर्टिकल आता है। तो वो क्वेश्चन क्या था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट मान लिया गया था राजनीति शास्त्र का, लेकिन राजनीति शास्त्र उसको उतना फोकस नहीं कर रही है। तो फिर आइडिया है कि इसको हम फोकस करें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या अच्छा हो सकता है, अलग से देख सकते हैं क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीति शास्त्र से अलग करके। तो जब ये क्वेश्चन आया, इस चीज़ को सर्च करना शुरू किया गया, इसका जवाब ढूंढना शुरू किया गया, तो एक नया सब्जेक्ट बन गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी तरह से किस चीज़ को ढूंढा जाता है, जस्टिस को, इक्वलिटी को, लिबर्टी को, पावर को। तो यहाँ पे आया कि क्वेस्ट फॉर जस्टिस, कि न्याय की अवधारणा जो है उसको ढूंढने के लिए जब काम किया गया, तो पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का जन्म होता है, उसका आइडिया आता है। आगे बढ़ते हैं, 46 में पहुँच जाते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी, हिंदी में विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के व्याख्याता कौन है या क्या कहते हैं। विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के व्याख्याता जो हैं, जो एक्सपोनेंट्स ऑफ एलिटिस्ट थ्योरी, वो क्या कहते हैं, बिलीव इन पॉलिटिकल इक्वलिटी, वो विश्वास करते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। बिलीव इन इक्वलिटी बिटवीन रूलर एंड द रूल्ड, कि जो राजनीति समानता में विश्वास रखते हैं, शासक और प्रजा के बीच के समानता में विश्वास रखते हैं। तीसरा, डू नॉट बिलीव इन इक्वलिटी बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, शासक और प्रजा के बीच की समानता में विश्वास नहीं रखते। डी, ऊपरी सभी तीनों सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। तो कौन सा सही होगा। जो एलिटिस्ट थ्योरी है, विशिष्ट वर्ग थ्योरी, क्या विश्वास करती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो एलीट हैं, वही रूल करते हैं हमेशा। तो अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, चाहे परेटो हो, मॉस्का हो,
मिसेल हो, इस तरह के लोग जो हैं ये एलिटिस्ट थ्योरी देते हैं। तो पेरेटो तो क्या कहते हैं कि ये जो एलीट क्लास होती है ये बड़ा यूनाइटेड होती है, तो ये कम होने के बावजूद जो बहुत ज़्यादा लोगों पे राज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ज़्यादा लोग हैं वो यूनाइटेड नहीं होते, वो किसी भी चीज़ पे बढ़ सकते हैं, वो धर्म के नाम पे बढ़ सकते हैं, जाति के नाम पे बढ़ सकते हैं वो। तो ये जो होगा एलीट क्लास जो होगा, उनका धर्म जाति कुछ भी हो, लेकिन इनको मालूम है सत्ता में बने रहना है, तो वो आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। और इसलिए क्या कहते हैं, डू नॉट बिलीव इन इक्वलिटी बी रूल्ड एंड रूलर, ये ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग इनकी समानता में विश्वास नहीं करते, कि उनके अंदर कुछ क्वालिटी है जो रूल कर रहे हैं, और वो मानी जाती है पेरेटो के अकॉर्डिंग कि वो यूनाइटेड होते हैं, वो एक साथ मिलके काम करते हैं। मान लीजिए वो 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो 500 लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करते हैं, इसलिए वो रूल कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है 5 करोड़ लोग भी हों लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए वो रूल नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं 47। हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, किसने लोकतंत्र को लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासक इस प्रकार की परिभाषित किया है? कौन है ये? तो मुझे लगता है कि सबको मालूम होगा, ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ते हैं यूजली कि कौन है, कहता है इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहते हैं, अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। आगे बढ़ते हैं 47 के बाद 48। 48 नंबर क्या कह रहा है? टू अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी मीन्स अ सोसाइटी इन विच, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? सामाजिक लोकतंत्र का मतलब समाज में क्या है? संपत्ति की असमानता शासन द्वारा निकाली जाएगी, उत्पादन और वितरण के सभी साधन शासन के अधीन होंगे, मुक्त उद्यम और राज्य उद्यम साथ साथ रहेंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। तो इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। टू अ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी मीन्स सोसाइटी इन विच इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ शुड बी रिमूव्ड बाय स्टेट एक्शन, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ओन्ड बाय द स्टेट, फ्री एंटरप्राइज एंड स्टेट एंटरप्राइज एग्जिस्ट बाय साइड, नो बडी इज विदाउट वर्क। अगर देखें तो कुल मिला के एक तरह से सही भी बातें ऑलमोस्ट ठीक हैं सामाजिक लोकतंत्र के लिए, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो क्या है कि सामाजिक लोकतंत्र जो होता है या समाजवाद जो होता है वो क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कह सकते हैं कि एक तो समाजवाद क्रांति के थ्रू आएगा, एक है कि डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा। तो उसमें भी समाजवाद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो किसके पास रहेगा? राज्य के पास हो, क्योंकि राज्य जो होगा वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, और उसका जो प्रॉफिट होगा या तो उसके लोगों में बांट दिया जाएगा, जो मजदूर हैं या जितने भी ऑफिसर हैं या जो भी है उनके बटेगा, या फिर उसकी जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली जनता के बेनिफिट के लिए फिर से यूज़ होगा। तो समाजवाद का आइडिया क्या है? अगर देखिए जैसे मान लीजिए एक रिलायंस है, ONGC है, तो ONGC को भी प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 5 लाख करोड़ का हुआ, रिलायंस को भी 5 लाख करोड़ का हुआ प्रॉफिट। तो अब ये 5 लाख करोड़ में से इसमें से कुछ बोनस के फॉर्म में जो उनके वर्कर हैं उनको मिल जाएगा। मान लीजिए आप में से 100, 200, 500 करोड़ उसमें बढ़ गया, तो बाकी जो बचा वो किसके पास जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? जनता के लिए स्कूल बनाएगी, सड़क बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी, जो भी चीज़ें। और वही अगर रिलायंस को प्रॉफिट होता है तो क्या होगा? किसको देंगे? वो ना स्कूल सड़क के लिए नहीं देंगे, तो वो पर्टिकुलर अपने लिए रखेंगे, एंटीलिया बनवाएंगे, हवाई जहाज़ खरीदेंगे, या महंगे होटल में खाएंगे, या फिर अगला कुछ भी बना सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों पे खर्च। तो ये कह रहे हैं कि समाजवाद में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा किसके पास होना चाहिए? जनता के हाथ में और शासन के हाथ में। तो ये जो चीज़ें हैं इससे क्या होगा? समाज का ज़्यादा भला हुआ। लोगों को मतलब अगर टेक्निकली बहुत आसान शब्दों में बोलें तो जो समाज में अगर ये ONGC बढ़ेगा, मान लीजिए 2 ONGC खुल जाएँ तो किसका फ़ायदा होगा? ओके, एक सेकेंड। तो फ़ायदा क्या होगा? वो हो जाएगा
लोगों को ज़्यादा सरकारी नौकरी मिलेगी अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो लोगों को। तो समाजवाद जो है वो इस तरह से बात करता है। आगे बढ़ते हैं 48, 49 आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड एज अ क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी। कौन है जो डेमोक्रेसी के क्रिटिक हैं? निम्न में से किसे गलती से लोकतंत्र का आलोचक बताया गया? अब ये है कि कौन लोकतंत्र का, इसमें गलत है, बाकी लोग तो हैं लेकिन ये सही नहीं है। कौन है? लॉक, लेकी, मैन, लेविली। लॉक, लेकी, मैन, लेविली। तो अब इसमें से कौन है? अगर देखें तो डेमोक्रेसी आज के समय जो है उसको हम क्या कहते हैं? लिबरल डेमोक्रेसी। या लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? उदारवादी प्रजातंत्र। उदारवादी प्रजातंत्र जो है वो यूजली अगर यूएसए देखें या यूरोप देखें तो यहाँ सब में जो है उदारवादी प्रजातंत्र है। उदारवादी प्रजातंत्र अब किसके आइडिया पे चलता है? यूएसए का जो फाउंडिंग फादर है जो इसके आइडियोलॉजी पे चलते हैं, लॉक के। तो ये गलत, तो ये प्रजातंत्र के अगेंस्ट में होते तो यूएसए, यूरोप ये जैसे कंट्री क्यों चलता है ऐसा? तो बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ पे कौन गलत हो जाएगा? लॉक नहीं होंगे, बाकी सारे सही हैं। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो लॉर्ड ब्राइस से रिलेटेड है। लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र को ऐसे परिभाषित किया। लॉर्ड ब्राइस ने कैसे परिभाषित किया? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लॉर्ड ब्राइस डिफाइंस डेमोक्रेसी एज ऐसे प्रकार का शासन जहां योग्यों की बहुसंख्यता का विचार शासन करता है, सबके द्वारा बेहतर और बुद्धिमान के अगुवाई में सबका विकास, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन, ना कि सीधे लोगों द्वारा, शासन में प्रयोग से अधिक कुछ नहीं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द विल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ qualified rulers, the progress of all through all under the leadership of the best and wisest. C. Government by the freely chosen representative of the people and not by the people themselves. D. Nothing more than experiment in government. तो क्या डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? परिभाषित किस तरह से किया लोकतंत्र को? इसका सही आंसर है कि लॉर्ड ब्राइस जो हैं शासन में, लॉर्ड, फिर से हमने बोला लॉर्ड है तो प्रजातंत्र के अगेंस्ट में रहेंगे, तो क्या कहेंगे कि शासन में प्रयोग से अधिक कुछ भी नहीं है ये। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डी के बाद हम 51 देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रॉन्गली लिस्टेड एज एन एसेंशियल एट्रीब्यूट ऑफ डेमोक्रेसी। तो निम्न में से किसे गलती से लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता बताई गई है? वाक स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, संपत्ति की समानता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ प्रॉपर्टी। तो लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता बता दी गई कि ये होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना ही चाहिए। और बेसिक आइडिया क्या है कि अगर लोकतंत्र है तो उसमें क्या चीज़ हो गई? वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये भी होना चाहिए, इक्वलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, क्या संपत्ति की समानता की बात डेमोक्रेसी में होती है? किसी डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी में ना होके सोशलिज्म में या कम्युनिस्ट शासन में होती है कि संपत्ति की समानता होगी। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या कहते हैं कि जिसके पास जो जितना कमा सकता है वो उतना रख सकता है, तो इनइक्वालिटी होगी संपत्ति की। अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, किसी भी हमारा भी देश जो है डेमोक्रेसी है, यूएस है, यूरोप है, तो क्या वहाँ संपत्ति की समानता है? नहीं, संपत्ति असमान है लोगों की, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें सही है। धर्म की स्वतंत्रता है सभी डेमोक्रेसीज में,
फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने भी सभी समान हैं। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर देख लेते हैं। लॉर्ड ब्राइस हैज़ रिटन दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ स्टेट is legally vested not in the particular class but in the member of committee as a whole, which form of government he is referring। अब ये कह रहा है कि लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि उस प्रकार का शासन जिसमें देश का शासकीय अधिकार कानून के अधिगत किसी एक श्रेणी के हाथ में न हो बल्कि समाज के सदस्यों के हाथ में हो। किस प्रकार का शासन है? लोकतंत्र, संविधानात्मक शासन, संघीय शासन, ऐकिक शासन, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो ऐसा कहाँ पे होता है? किसी एक के हाथ में ना हो के बल्कि समाज के हाथ में हो, तो लोकतंत्र में होता है। डेमोक्रेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 है, 53 में जाते हैं। 53 जो है, Who said democracy is merely a mechanism for choosing and authorizing government or in some other way getting laws and political decision made? किसने कहा कि लोकतंत्र यह केवल एक तंत्र है, सिर्फ एक सिस्टम है जिससे शासन को चुना जाता है और उसे अधिकार दिया जाता है, या कुछ और तरह से कानून और राजनीतिक फैसले बनाए जाते हैं? तो ये कौन कह रहा है कि लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम है, अलग से कुछ चीज़ नहीं है कि जैसे हम डिसीजन लेना है तो कैसे लें, तो उसमें है कि भाई कि या तो कोई राजा होता तो वो ले लेता डिसीजन, उसी तरह से या कोई ये नहीं कह सकता कि राजा हमेशा गलत ही डिसीजन लेंगे, बहुत बार राजा भी सही लेते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे है कि लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कलेक्टिवली हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन ले लेते हैं। या जो कम्युनिस्ट शासन है वहाँ पे अगर देखें तो वहाँ पे पार्टी ही सिर्फ डिसीजन लेती है, इसके अलावा लेकिन सारे डिसीजन वो गलत ही लेती है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो या हिटलर रहे हो, मुसोलिनी रहे हो, ये लोग तो डिक्टेटर रहे, लेकिन क्या सारे फैसले गलत लिए? ऐसा भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि एक सिस्टम है सिर्फ। कौन कहता है? मैकफर्सन, J.S. मिल, थॉमस पेन, डी टॉकविले। मैकफर्सन, J.S. मिल, थॉमस पेन, डी टॉकविले। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकफर्सन। C.B. मैकफर्सन जो हैं ये कहते हैं कि C.B. मैकफर्सन कहते हैं कि लोकतंत्र एक अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी डेमोक्रेसी इज एडवोकेटेड बाय। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का प्रजा पीड़न, इस धारणा का किसने समर्थन किया कि लोकतंत्र जो है उसमें क्या होगा कि बहुसंख्यक जो हैं प्रजा पीड़न करेंगे, या टायरनी कहते कि चुगली बोलेंगे कि तानाशाही एक तरह से हो गई। तो मेजॉरिटी की या बहुसंख्यक जो है उनकी जो है तानाशाही होगी, क्योंकि लोकतंत्र क्या कहता है कि जिसके ज़्यादा लोग हम, मान लीजिए किसी कम्युनिटी का अगर आप हटा दें स्टेट, मान लीजिए आप किसी USA में हैं या ब्रिटेन में है या न्यूजीलैंड में है, तो वहाँ पे कि जो कोई इंडियन है या पाकिस्तानी है या श्रीलंका का है, वो कुछ काम करना चाहे अपनी संस्कृति के अनुसार या अपने आइडिया के अनुसार, तो उसके जीतने के चांसेस, उसके अकॉर्डिंग कानून बनने के चांसेस कितने हैं? तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मेजॉरिटी है उसकी तानाशाही एक तरह से चलेगी। जो भी कम्युनिटी जहाँ भी, अगर इंडिया में है तो एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में हो जाएगी, पाकिस्तान में तो वही कम्युनिटी मेजॉरिटी में दूसरी हो जाएगी। तो जो मेजॉरिटी में है तो हमेशा क्या होगा, उसकी एक तरह से तानाशाही, क्योंकि जो माइनॉरिटी है उसके तो कभी गवर्नमेंट बनने वाली नहीं है। तो क्या होगा, ये कह रहे कि ये प्रजा पीड़न है, इसीलिए इसको कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, उसको क्या कहते हैं? मेजॉरिटोरियन रूल। कि जहाँ पे मेजॉरिटी नंबर ज़्यादा होने की वजह से ही, तो इसीलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि माइनॉरिटी को अलग से प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अलग माइनॉरिटी जो है वो अपनी गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं बना सकती हैं। तो इसलिए पूरी दुनिया में, जैसे अगर हम कनाडा का एग्जांपल देखें तो कनाडा का एग्जांपल बहुत, इसको हम कहते हैं मल्टी कल्चरलिज्म। वहाँ पे माइनॉरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है
या इवन कहें कि स्विट्ज़रलैंड को देखें एग्जांपल, तो वहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ का जो ध्यान रखा जाता है, इसीलिए वो कहते हैं कि हम ट्रू डेमोक्रेसी हैं। जहाँ पे अगर माइनॉरिटी का ध्यान ना रख के अपने ही नंबर के बल पे सब कुछ करवा लिया जाए, तो उसको हम कहते हैं मेजॉरिटेरियन रूल, या इसी को जो कह सकते हैं कि टॉकवेले जो है, इसका सही आंसर टॉकवेले कहते हैं कि प्रजा पीड़न किया जाता है, कि जो माइनॉरिटी में है उसका उत्पीड़न होगा। और वो माइनॉरिटी अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो कि एक समय में जो ग्रुप, आज के समय जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के ऊपर जो डिबेट चल रही है, उसमें एक ग्रुप, मान लीजिए आप किसी ग्रुप के सदस्य हैं, तो जैसे ही आप किसी ग्रुप के सदस्य बनते हैं, तो आप अगर रिलीजन के नाम पे मेजॉरिटी हैं, लेकिन अगर आप वकील हैं तो वकील के नाम पे आप माइनॉरिटी हो जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया, कोई भी रेस्ट ऑफ द पीपल जो वकील नहीं हैं, वो नहीं चाहेंगे वकीलों के लिए कोई अच्छा कानून बने या ना बने, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आप फिर से, या सरकारी नौकर हैं तो भी आप माइनॉरिटी में हो जाएंगे, या आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो रिलीजियस माइनॉरिटी के अलावा हज़ारों तरह के माइनॉरिटी, तो एक व्यक्ति रिलीजन के नाम पे तो मेजॉरिटी में हो सकता है, उसी समय में दूसरे वर्ग के नाम पे माइनॉरिटी में हो जाएगा। तो डिसीजन तो सिर्फ जो पॉलिसी बनती है सिर्फ रिलीजन पे तो बनती नहीं है, पॉलिसी तो तमाम सारी चीज़ों पर बनेगी। बजट आता है तो रिलीजन के नाम पे तो नहीं आएगा, वो तो किसी और चीज़ पे आएगा। तो अब किसको फ़ायदा होगा? मेजॉरिटी जिसकी होगी, वो हो सकता है किसानों की मेजॉरिटी हो तो किसान अपने फेवर में तो काम करा लेंगे। जैसे किसान बिल पास हुआ तो उन्होंने तो अपना दबाव बना के करवा लिए, वापस करवा दिया, लेकिन उसी समय में जीएसटी का विरोध व्यापारी जो कर रहे थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो खुद माइनॉरिटी में है तो वो नहीं कर पाए। तो ये जो आइडिया है, कहते हैं कि डी टॉकवेली का आइडिया है। इसको आगे बढ़ते हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 डेमोक्रेसी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिक्टेटरशिप बाय द फैक्ट दैट, लोकतंत्र और तानाशाही का विभेद इस तथ्य से देते हैं। क्या है तथ्य? देख लेते हैं। वह लोगों की भौतिक अच्छाई की ओर लक्ष्य रखता है, वह सामाजिक न्याय दिलाता है, वह नागरिक और राजनीतिक अधिकार की गारंटी देता है, वह लोगों की इच्छाओं पर काम करता है। तो यहाँ पे है कि 55 नंबर के, इट एम्स एट द मटेरियल गुड ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी किस तरह से अलग है डिक्टेटरशिप में? इट एम्स एट द मटेरियल गुड ऑफ द पीपल, इट एंश्योर्स सोशल जस्टिस, इट गारंटीज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इट रिस्पॉन्सिव टू द विल ऑफ पीपल। ये लोगों की इच्छाओं पर काम करता है। तो दोनों, जैसे लोकतंत्र है और तानाशाही, तानाशाही भी भौतिक अच्छाई की ओर कर सकता है, हमने बताया ना, राजशाही में भी अच्छा काम हो सकता है, तानाशाही में भी लोगों की भलाई के लिए या डेवलपमेंट। अगर जर्मनी का डेवलपमेंट देखें तो हिटलर के समय बहुत होता है, लेकिन उसी समय में कुछ लोगों, जो माइनॉरिटी है वहाँ पे, उनको बहुत नुकसान होता है। सामाजिक न्याय दिलाता है, सामाजिक न्याय दिला सकता है कोई भी। वह नागरिक और राजनीतिक अधिकार की गारंटी देता है। तो तानाशाही जो है वो गारंटी तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी अधिकार दे सकता है, लेकिन लोगों की इच्छाओं पर काम करता है। तानाशाह कभी भी लोगों की इच्छाओं पर काम नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है, ऑल्दो ये भी है, लेकिन सटीक आंसर क्या है? डी, 55 का डी। आगे बढ़ते हैं, 56 पे जाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? इलेक्टोरेट मीन्स, निर्वाचक गण मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिंपली पूछ लिया है, निर्वाचक गण किसका है? मतदारों की संख्या, बॉडी ऑफ वोटर्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, संसद के नामजद सदस्य, चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो कैंडिडेट्स हु एक्चुअली कंटेस्ट द इलेक्शन। क्या ऐसा है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बॉडी ऑफ वोटर्स, मतदाताओं की संख्या जो है उसी को इलेक्टोरेट मीन्स कहते हैं। इलेक्टोरेट जो होता है ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हो गया है, 57 देख लेते हैं। 57 जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसको हिंदी में यहाँ ट्रांसलेट नहीं किया है, इसको कहेंगे वयस्क
वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार सारे यूनिवर्सिटी स्नातक को दिया गया एक मतदान का अधिकार है। सभी बालिग नागरिकों को दिया गया मतदान का अधिकार है। सभी आदमियों को मतदान का अधिकार है। कर देने वाले नागरिकों को मत का अधिकार। इंग्लिश में देख सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट गारंटेड टू ऑल यूनिवर्सिटीज ग्रेजुएट, ये नहीं है। राइट टू वोट गारंटेड टू ऑल एडल्ट सिटीजन, राइट टू वोट गारंटेड टू ऑल मेन, यहाँ सिर्फ मेन की बात है तो ये भी गलत हो जाएगा, वुमेन को भी मिलना है। राइट टू वोट गारंटीड टू सिटीजन हु पे टैक्सेस, ऐसा भी नहीं है जो टैक्सेस पे नहीं करते वो भी वोट करें। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट गारंटेड टू एडल्ट सिटीजन। इसका हिंदी में देखें, सभी बालिग नागरिकों को दिए गए मतदान का अधिकार, सभी को नहीं, बालिग नागरिकों को। बालिग होने की उम्र अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ क्या है 18 साल, जो कि पहले क्या थी वो 21 साल थी। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ द चीफ डिफेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने बताया वयस्क मताधिकार का दोष क्या है? एक दोष है, वह आम आदमी को शासन के निर्णयों में शामिल होने का मौका देता है, ये कोई दोष तो नहीं हुआ। वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, ये भी कोई दोष नहीं हुआ। वह समानता के सिद्धांत पर जोर देता है, ये भी कोई दोष नहीं हुआ। वह अज्ञानियों से शासन कराने की ओर ले जाता है। अब ये बहुत बार हुआ है, इवन J.S. मिल जो है वो भी कहते हैं कि जो बिल्कुल जिसको वोटिंग राइट तो सबका बराबर, 1 पर्सन 1 वोट, लेकिन बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं समझता। लोग मजाक में देते हैं कि इसका नाम अच्छा लगा, इसका हमको सिंबल अच्छा लगा। मान लीजिए आपको कोई भी सिंबल हो सकता है, शंख हो, घड़ा हो, पुला, हमको ये सिंबल अच्छा लगा इसलिए हमने दे दिया। तो अज्ञानियों को भी एक ही वोट है, और जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो एनालाइज कर रहे हैं क्यों क्या है, किसकी आइडियोलॉजी सही है, हम आइडियोलॉजी के बेसिस पे, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे वोट करें, उनके वोट की संख्या भी एक है। तो क्या एटलीस्ट रूल्ड बाय द इग्नोरेंट, कि जब पढ़े लिखे, J.S. मिल कहते हैं इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए, वोटिंग राइट उनका ज़्यादा होना चाहिए, और जो अनपढ़ है या जो टैक्स पे नहीं कर रहे उनका वोटिंग राइट कम होना चाहिए, J.S. मिल कहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसीज़ में, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा अगर J.S. मिल के अलावा हम देखें अल्लामा इकबाल को, अगर आप लोग जानते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने लिखा, उनका भी एक बड़ा अच्छा शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। मतलब आप उसके आइडिया से मतलब नहीं रखते, उनको सिंपली गिन रहे हैं कि नंबर ऑफ हेड। कोई समझदार बहुत है उसका भी एक ही वोट होगा, कोई बेवकूफ़ है उसको नहीं समझ में आता या उसने मजाक में दे दिया वोट, उसका भी वोट की कीमत एक ही है। तो इसलिए डी आंसर का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हम एक रिवीजन करेंगे जो हम रोज़ करते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को याद रख सकें, उसको आगे भूलें ना। वुमेन सफरेज मीन्स, अब यहाँ पे वुमेन सफरेज मीन्स ये भी हो गया कि महिला मताधिकार। राइट टू वोट गारंटेड टू ऑल एडल्ट वुमेन, सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार। राइट टू वोट गारंटेड टू अडल्ट मैरिड वुमेन, सभी बालिग विवाहित औरतों को मतदान का अधिकार। राइट टू वोट गारंटेड टू ग्रेजुएट वुमेन, सभी स्नातक औरतों को मतदान का अधिकार। राइट टू वोट गारंटेड टू दोज वुमेन हु हैव अंडरगोन पॉलिटिकल सफरिंग, उन औरतों को मतदान का अधिकार जिन्होंने राजनीतिक कठिनाई झेली हैं। अब इसमें वुमेन सफरेज का मतलब हो जाएगा सभी नॉर्मल जो हैं, बालिग जो हैं, सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार। इसमें किसी के मैरिड है या नहीं उससे क्या मतलब है, ग्रेजुएट है कि नहीं, ये सब नहीं है। वुमेन फ्रेंचाइज का मतलब हो जाएगा सभी बालिग औरतों को मतदान का अधिकार। तो हमारा सेकंड लास्ट भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे जिससे कि हम पुरानी चीज़ें ना भूल जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। Who pleaded that there should be parliament to deal with economic and political problem? तो कौन कहता है
आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से निपटने के लिए 2 संसद होनी चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है? अब आप देखिए, हेनरी वेब हैं इसमें, GDH कोल हैं, JS मिल है, मार्क्स हैं। हेनरी वेब, GDH कोल, JS मिल, मार्क्स। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है हेनरी वेब। कहते हैं कि दोनों, क्योंकि जो राजनीतिक चीज़ों पे कानून बना रहे हैं वो आर्थिक चीज़ों को उतना नहीं जानते, इसलिए आर्थिक चीज़ों को जानकार जो है वो उसके लिए अलग से संसद होनी चाहिए। तो ये इनका आइडिया था। आगे बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ, कि हम रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले हमने जो टेस्ट सीरीज़ की है उसमें क्या क्या क्वेश्चन देखे थे हमने। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, एंशिएंट ग्रीस के बारे में हमने देखा था कि वहाँ पे सिटी स्टेट होते हैं। एरिस्टोटल के बारे में पॉलिटिकल एनिमल है, नेचुरल है स्टेट, और जो समाज में नहीं रह सकता वो क्या है? वह तो गॉड है, या तो क्या कहते हैं, बीस्ट है या जानवर है। तो इस तरह की चीज़ें। इंडिविजुअलिज्म का आइडिया कौन देता है? इंडिविजुअलिज्म का आइडिया लॉक देते हैं। ऑर्गेनिक आइडिया जो है स्टेट का प्लेटो से शुरू होता है और फाइनली स्पेंसर तक उसको आगे बढ़ाते हैं। सॉवरेनिटी जो संप्रभुता वो किससे डराइव होती है? लैटिन वर्ड से डराइव होती है। क्या है उसका नाम? उसका नाम है सुपर एनस। प्लूरलिस्ट थ्योरी जो बहुलवाद का थ्योरी है वो कौन कौन देता है? लास्की है, रॉबर्ट मैकाइवर है, और डहल है, रॉबर्ट डहल है। और इसके अलावा जो है सॉवरेनिटी जो है कि अगर एब्सोल्यूट नहीं होगी तो स्टेट नहीं सर्वाइव करेगा, ऐसी बात कौन कहता है? जॉन ऑस्टिन कहते हैं। ऑस्टिन के कमांड थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जो है स्टेट को कौन कहता है? ये लास्की कहते हैं। फोर्स थ्योरी में कौन बिलीव करता है? हिटलर करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो आइडिया है उसमें कौन कौन है? हॉब्स, लॉक, रूसो हैं। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन जो है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था लेकिन हर तरफ जंजीरों में बंधा हुआ, ये कौन कहता है? रूसो कहते हैं। मैं ही राज्य हूँ, ये कौन कहता है? ये लुइस फोर्टीन कहते हैं। इसके अलावा हमने रॉबर्ट ओवेन पहली बार जो समाजवाद का आइडिया लेके आते हैं वो की बात की थी। रैमसे मूर के बोला था कि ये जो है कैमिलियन की तरह है, समाजवाद जो है वो किसकी तरह है? एक गिरगिट की तरह है। इसके अलावा जो राइट्स को कॉमन गुड्स से लेना चाहिए, इस तरह की बातें की गई थी। और लीगल थ्योरी ऑफ राइट कौन कहता है? ऑस्टिन। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया लाते हैं, इवन डार्विन से पहले, लेकिन डार्विन इसको यूज़ करते हैं बायोलॉजी में। आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स को पर्सनालिटी थ्योरी भी कहते हैं। और प्रॉपर्टी को सोर्स ऑफ पावर कौन कहता है? मैकियावेली कहते हैं। और प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, सभी प्रॉपर्टी जो है संपत्ति चोरी है, कौन कहता है? पुरोधा कहते हैं। और इसके अलावा जो है लिबर्टी किससे टर्म डिराइव हुआ है? लिबर से। TH ग्रीन का जो पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, इस तरह के आइडिया थे। और यहीं पे ख़त्म करते हैं कि लॉर्ड एक्टन का था कि जो समानता पे बहुत ज़्यादा फोकस करने से लिबर्टी ख़त्म हो रही है, ये भी आइडिया लॉर्ड एक्टन का था। इसके अलावा पावर करप्ट्स, एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोलूटली, मतलब सत्ता भ्रष्ट करती है और जो पूर्ण सत्ता है वो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। तो इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लगातार पढ़ते रहिए। वो सब चीज़ें तो बात की है अगर वो करना चाहें तो, लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप इसको सिर्फ सुनते रहेंगे और इसमें जो चीज़ें बोली गई हैं उसका एक इमेज बनाते रहेंगे, उसकी कहानी समझते रहेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में आपका दिमाग तेज चलेगा। और आप अगर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो उसको भी आप सही करेंगे। तो बेसिक डिटेल आपको बता देते हैं कि आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन भी तो हमारे लखनऊ ब्रांच में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ोन नंबर 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो 6001939975 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी www.capitalstudycircle.com है और इसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से जुड़ सकते हैं। ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए या किसी चीज़ के रिसर्च में आपको कोई हेल्प चाहिए, हमारे तमाम सारे एक्सपर्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी में, चाहे JNU हो, DU हो, जामिया, अलीगढ़, BHU, IIT, वो आपकी हेल्प कर देंगे।
तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो यूट्यूब पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे जो फ़ोन नंबर उस पर मैसेज करके कोई सजेशन हो तो वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो अगर आपको ये लगता है कि आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ब्रांच में फ़ोन करके कभी भी आ सकते हैं। और नया बैच हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, पुराने बैच चल रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बैच होते हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। हिंदी जैसे हमारा शुरू हो चुका है, सोशियोलॉजी शुरू हो चुका है, लेकिन और बाकी सब्जेक्ट जो साइंस के सब्जेक्ट हैं उनका भी हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।